to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सरकारों का काम था कि परीक्षाएं समय से हों और छात्र पारदर्शिता के साथ चुने जाएं, लेकिन परीक्षाओं के पेपर लीक होने लगे। चयन प्रक्रिया और नियुक्तियों में से पारदर्शिता को किनारे कर दिया गया, जैसे नीट यूजी में हुआ, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सरकारों का काम था कि देश में ट्रेनें सही समय से और सुरक्षित चलें, लेकिन ट्रेनें लेट होने लगीं और अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार होने लगीं। इन दुर्घटनाओं में जान माल की हानि हुई, जैसे आज ही यूपी के गोंडा में हुआ, जहां चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारों का काम ये भी था कि देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, लेकिन सरकारों ने इस पर ध्यान देने की बजाय दुकानों की प्रोफाइलिंग शुरू कर दी। प्रोफाइलिंग ऐसी कि देखने वाले को पता चलता रहे कि ठेले पर आम बेचने वाले का नाम आरिफ है कि आदर्श है, और इन ठेलों के मालिक के मजहब से ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि इनके यहाँ से सामान खरीदना है या नहीं, जैसा उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुआ। आज ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर लोकतंत्र की दुहाई देने वाली सरकारों का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। दरअसल यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस ने निर्देश जारी किया कि यात्रा के रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेलों पर विक्रेता का नाम लिखना ज़रूरी होगा, और इस बाबत मुजफ्फरनगर के एसएसपी का बयान भी आया, जो वायरल हुआ। देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। आपने सुना, एसएसपी तर्क दे रहे थे कि इस बेढब से आदेश का पालन सब अपने मन से कर रहे थे ताकि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाने में कोई दिक्कत न हो। सब अपने मन से कर रहे थे तो आपको आदेश देना क्यों पड़ा? लेकिन इस आदेश की आलोचना तो हुई और शुरुआत की लेखक जावेद अख्तर ने। उन्होंने एक्स पर लिखा, ऐसा नाज़ी जर्मनी के समय होता था जब वो किसी खास शॉप या घर पर निशान लगाते थे। फिर राजनीतिक हलकों से भी विरोध आया। लोकसभा सांसद और AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड या हिटलर की जर्मनी में इसका नाम ज्यूडन बायकॉट था, यूडन बायकॉट। और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने लिखा, आगे क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपनी स्लीव पर स्टार ऑफ डेविड का निशान भी पहनेंगे? अगली बार जब कांवड़ियों या उनके परिवारों को डॉक्टर या खून की आवश्यकता हो तो उनके इलाज के लिए दूसरे कांवड़ियों को ही ढूंढिएगा। ये आदेश असंवैधानिक है। फिर यूपी पुलिस ने बचाव शुरू किया और आदेश का बचाव करने फ्रंट पर आए सहारनपुर रेंज के DIG अजय कुमार साहनी। कहा कि पहले कई बार रेट और धर्म को लेकर कांवड़ियों में लड़ाई हुई है, जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। जैसा कि पूर्व में ये मामले सामने आए हैं कि कांवड़ में जो कांवड़िए आते हैं, कई जगह रेट लिस्ट को लेकर होटल और ढाबों पे विवाद हुआ, खाने वाली चीज़ों को लेकर। इसके अलावा कुछ मुद्दे ये उठते रहे कि कोई नॉनवेज किसी दुकान पे है या कोई अन्य धर्म का, कोई अन्य संप्रदाय का व्यक्ति किसी अन्य नाम से कोई होटल ढाबा खोला हुआ है, जिसको लेकर आपस में हमेशा दिक्कतें आती रही हैं। उसको देखते हुए निर्णय लिया गया था कि जो भी दुकान है, होटल है, ढाबे हैं, इस सब पे उसका जो प्रोप्राइटर हो, जो उसका मालिक हो, उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में साफ सुथरा इंगित हो, दुकानों पर रेट लिस्ट लगाई गई हो, साथ ही वहां जो कार्य करते हो कर्मी, उनका नाम इंगित हो, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या न उत्पन्न हो। लेकिन कथित रेट और धर्म की लड़ाई बस इतनी ही होती तो क्या बात थी? ये अपुष्ट खबरें भी आईं कि मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए हरिद्वार की ओर जाने वाले हाईवे पर मौजूद ढाबे वालों ने अपने यहाँ से मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देना शुरू कर दिया। सच्चाई तो सामने आकर रहेगी, क्योंकि लोकल्स जानते हैं कि हुआ क्या है। फिर भी प्रशासनिक महकमे को थोड़ी समझ से काम करना चाहिए। फसल उपजाने वाली मिट्टी ने फलों को मिठास इस शर्त पर तो नहीं दी कि उस बीज को बोने वाले का मजहब क्या है।
या क्या किसान और मंडी में बैठे आढ़तिये के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि उसने सोचा होगा कि वो अनाज फल किस धर्म के पेट में जाएगा? लेकिन यूपी पुलिस ने सोच लिया, वो ऐसा सोच सकती है। वो लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत को दूर करने की बजाय इस बात पर जोर दे सकती है कि दुकान चलाने वाले का मजहब बोल्ड अक्षरों में लिखा है या नहीं। उम्मीद है कि यूपी पुलिस की एक कथित सूझबूझ तब भी बची रहेगी अगर आइडेंटिटी प्रोफाइलिंग के चक्कर में कोई दुर्घटना घट जाती है। इस समझ और सूझबूझ की उम्मीद के साथ चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो है सुप्रीम कोर्ट में नीट की सुनवाई से जुड़ी हुई। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। नीट यूजी में अनियमितताओं की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, ये जानने के पहले हम समझ लेते हैं कि इस मुकदमे में कौन कौन से पक्ष हैं। पहला पक्ष वो याचिकाकर्ता जिन्होंने नीट यूजी 2024 में अनियमितताओं के आरोप लगाकर पेपर खारिज करने और फिर से एग्जाम कराने की मांग की थी। दूसरा पक्ष है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जिसने नीट यूजी की परीक्षा कंडक्ट कराई थी। तीसरा पक्ष है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, जिसके तहत एनटीए काम करती है। चौथा पक्ष है जांच एजेंसियों का, मिसालन सीबीआई। क्विक रिकैप के लिए आपको बता देते हैं कि इस मामले की पिछली तारीख पर जो सुनवाई हुई उस वक्त क्या क्या हुआ। 8 जुलाई को तारीख लगी थी पिछली। इस रोज़ हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा एनटीए को कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पहला प्रश्न, पहली दफ़ा लीक कहाँ हुआ? दूसरा, लीक हुए पर्चों को फैलाया कैसे गया? क्या व्हाट्सएप यूज़ हुआ, टेलीग्राम यूज़ हुआ, मोड क्या था? तीसरा प्रश्न, लीक के समय और 5 मई को ही परीक्षा के बीच में कितना गैप था? एनटीए सूचित करेगी, यानी इन सवालों के जवाब एनटीए को देने थे कि जिन्हें लीक का फ़ायदा मिला उन्हें चिन्हित कैसे किया गया, जिन केंद्रों या शहरों में पर्चे लीक हुए उन्हें कैसे चिन्हित किया गया। मामले की जांच कर रही सीबीआई को भी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया, जिसमें 8 जुलाई तक हुई जांच के बारे में विवरण शामिल किए जाने थे और सरकार को जवाब देना था कि क्या साइबर फोरेंसिक यूनिट या किसी और सरकारी एजेंसी की मदद से आंकड़ों का अध्ययन किया जा सकता है, जिससे दागदार और बेदाग स्टूडेंट्स को अलग किया जा सके। उस रोज़ कोर्ट ने बेनिफिशियरी शब्द का यूज़ किया था, यानी इस गोरख धंधे के लाभार्थी। सरकार अलग अलग नामी एक्सपर्ट्स की एक टीम नियुक्त कर ऐसा भी कहा गया जो नीट में आगे हो सकने वाली लीक को रोके। कोर्ट के हुक्म के बाद सुनवाई का दिन 11 जुलाई मुकर्रर हुआ और इस सुनवाई के पहले एनटीए और केंद्र सरकार ने अपने अपने हलफनामे दाखिल किए। एनटीए ने कहा एनटीए को गोधरा और पटना के कुछ एग्जाम सेंटर्स पर गड़बड़ी के बारे में पता चला। उन सेंटर्स के सभी छात्रों के रिजल्ट की जांच कर ली गई है ताकि ये पता चल सके कि उन सेंटर्स पर हुई गड़बड़ी से रिजल्ट पर कोई बड़ा असर आया या नहीं। बड़ा एनटीए ने अपनी भी जांच कराई। इसमें पता चला कि इस कथित गड़बड़ी से पूरी परीक्षा पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। दावा कहना चाहिए इससे गोधरा और पटना के एग्जाम सेंटर्स के छात्रों को कोई अनुचित लाभ नहीं पहुंचा, ये भी दावा किया गया। वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी दोषी उम्मीदवार को कोई अनुचित लाभ न मिले। दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि 23 लाख छात्रों को केवल संदेह के आधार पर नई परीक्षा का बोझ न उठाना पड़े। और जांच एजेंसी सीबीआई ने अपनी जांच की स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जमा कर दी। 18 जुलाई को सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट में क्या बहस हुई, पक्षवार समझते हैं। सबसे पहले याचिका दायर करने वालों ने सीजीआई की बेंच से मांग की कि सीबीआई द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट के बारे में पिटिशनर्स को बता दिया जाए। इस पर सीजीआई ने कहा कि आज भी इस मामले की जांच हो रही है। सीबीआई ने हमें जो बताया है, अगर उसे हम ओपन कर देंगे तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। फिर याचिकाकर्ता ने कहा कि संवेदनशील हिस्सों को रिडैक्ट कर दीजिए, मतलब आप रोक लीजिए, शेयर मत कीजिए। सीजीआई ने कहा कि रिडैक्ट करना संभव नहीं है, आप बस इस दावे का आधार पेश कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए कि पेपर लीक पूरे तंत्र के स्तर पर हुआ और इससे पूरी परीक्षा प्रभावित हुई। ये उनकी मांग है। तो उन्होंने कहा जो आप मांग रहे हैं उसको आप इस्टेब्लिश कीजिए, जिससे परीक्षा को रद्द करने पर विचार किया जा सके। सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं से भी कहा कि वो कोर्ट की ये समझने में मदद करें कि इस पूरे प्रकरण की जांच किस एंगल से करवाई जानी चाहिए। इसके बाद बहस शुरू हुई कि ये कितने स्टूडेंट से जुड़ा मामला है, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में 56,000 सीटें हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 52,000 सीटें। तो अगर री एग्ज़ाम कराया जाए तो ये 1,08,000 स्टूडेंट्स के लिए होगा, न कि 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए। सीजीआई ने कहा कि लेकिन सवाल है कि इन 1,08,000 में कितने लोगों ने गलत तरीके से एंट्री ली। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि लेकिन बाकी के 22 लाख लोगों को भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। सीजीआई ने फिर कहा कि हम फिर से परीक्षा कराने का आदेश बस इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि बाकी लोग परीक्षा फिर से देना चाहते हैं। फिर से परीक्षा तभी होगी जब ये बात स्थापित होगी कि परीक्षा की शुचिता ही भंग हो गई।
इंटेग्रिटी चली गई। याचिकाकर्ता ने तब कहा कि लेकिन आप दागदार और बेदाग को अलग नहीं कर सकते हैं इस मामले में। तब याचिकाकर्ता ने प्रतिवाद किया कि इस केस में आप बेदाग और दागदार स्टूडेंट्स को अलग अलग नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि गोरख धंधे का बेनिफिशियरी कौन था, लाभार्थी। सीजीआई ने कहा कि उस स्थिति में हमें फिर पूरी परीक्षा करानी पड़ेगी, लेकिन हम उस पर बात करें उससे पहले आपको तथ्य रखने पड़ेंगे। 1,08,000 सफल लोगों में से कितने लोगों ने याचिका दायर की? एनटीए ने तुरंत कह दिया 38। सीजीआई ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने न्यूनतम कितने अंक पाए हैं? तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 131 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 के अंदर नहीं आते, जो दोबारा परीक्षा चाहते हैं, और 254 छात्र ऐसे हैं जो 1,08,000 के अंदर आते हैं और जो दोबारा परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि इसका जवाब देना मुश्किल होगा क्योंकि एनटीए ने, ध्यान से सुनिए, एनटीए ने पूरा नतीजा ही घोषित नहीं किया है और हमारे पास पूरा नतीजा नहीं, तो हमारे पास इन आंकड़ों का अध्ययन भी नहीं है। अब आगे बढ़ने के पहले आपको एक बात बताते हैं कि 10 जुलाई के दिन आईआईटी मद्रास ने भी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। इस रिपोर्ट में नीट यूजी के नतीजों के आंकड़ों का अध्ययन था। यह अध्ययन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद किया गया जिसमें कहा गया कि केंद्र सरकार किसी संस्थान से इन आंकड़ों की जांच कराए जिससे किसी गड़बड़ी का पता लग जाए। कोर्ट में इस पर भी बहस हुई। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आईआईटी मद्रास के एक निदेशक एनटीए की गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। आईआईटी मद्रास ने 23 लाख लोगों के आंकड़ों का अध्ययन किया, जिससे अगर 10 या 20 हज़ार लोगों ने गड़बड़ की है तो कोई गड़बड़ समझ में आ नहीं पाएगी मैग्नीट्यूड में। आईआईटी मद्रास को अपनी स्टडी 23 लाख के आधार पर नहीं बल्कि 1,08,000 के आधार पर करनी चाहिए थी। 1,08,000 पर स्टडी करने से कोई गड़बड़ी पकड़ में आती, उसका मैग्नीट्यूड दिखता। आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ताओं की इन दलीलों पर बहस और तीखी हो गई। सरकार और एनटीए ने प्रतिवाद किया। तुषार मेहता बोलते हैं कि तथ्यात्मक रूप से ये बातें गलत है जो याचिकाकर्ता ने कहे। हर साल होने वाली जेईई का इम्तिहान जो भी आईआईटी करवाती है उसके चेयरमैन उस साल एनटीए के एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाते हैं, लेकिन जिस निदेशक ने नीट पर रिपोर्ट बनाई है वो सदस्य नहीं है। इसके बाद एनटीए ने कहा कि एनटीए की गवर्निंग बॉडी का परीक्षा कराने में कोई रोल नहीं होता। सीजीआई ने फिर पूछा कि तो क्या इस बार आईआईटी मद्रास के निदेशक एनटीए की गवर्निंग बॉडी में थे? एसजी ने कहा कि थे, लेकिन उन्होंने मीटिंग्स में भाग लेने के लिए किसी और को नियुक्त किया था। यहाँ पर किसी तरह का पक्षपात नहीं किया जा रहा है, सवाल नहीं उठता। अब सीजीआई ने आदेश दिया कि नीट पर आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट देखी जाए। रिपोर्ट में क्या सामने आया? रिपोर्ट में कहा गया कि परीक्षा के नतीजों को देखकर ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बड़े स्तर पर गड़बड़ हुई है या किसी खास शहर या किसी खास परीक्षा केंद्र के स्टूडेंट्स को लाभ मिल गया। आपको ध्यान होगा कि पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं और सीजीआई ने सवाल उठाए थे कि हर साल इक्का दुक्का लोग ही नीट में फुल मार्क्स पाते थे, लेकिन इस बार 67 लोग कैसे? इस पर आईआईटी मद्रास ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्टूडेंट्स के नंबर में बढ़त देखी गई है और बढ़त लगभग हर शहर में देखी गई। आईआईटी ने यह भी कहा कि सिलेबस में 25% की कमी करने की वजह से ऐसा संभव हुआ होगा। अब आईआईटी मद्रास के नतीजों पर बहस होने लगी। याचिकाकर्ता ने तब जवाब दिया कि ये अंकों में तेजी से हुई वृद्धि के लिए 2 कारण बता रहे हैं, यानी एनटीए सरकार आईआईटी। एक, पाठ्यक्रम में कमी, और दूसरा, उम्मीदवारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि। लेकिन उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी। पाठ्यक्रम में कमी और वृद्धि दोनों हुई है। एनटीए सिलेबस में बढ़ोतरी की बात नहीं कर रही है। हम बढ़ा हुआ पाठ्यक्रम दिखा सकते हैं, याचिकाकर्ताओं ने दावा किया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि एनटीए का कहना है कि टॉपर्स अलग अलग शहरों से है, लेकिन जो डेटा देते हैं वो सिर्फ 17 छात्रों का है। वो क्यों पीछे हट रहे हैं? अगर उन्होंने टॉप 100 की लिस्ट दी है तो उन्हें सिर्फ 17 नहीं बल्कि टॉप 100 के बारे में बताना चाहिए। सीजीआई के हुक्म के बाद एनटीए ने 100 टॉपर्स की लिस्ट दी। सीजीआई ने लिस्ट देखकर कहा कि 100 टॉपर्स में से आंध्र प्रदेश से 7, बिहार से 7, गुजरात से 7, हरियाणा से 4, दिल्ली से 3, कर्नाटक से 6, केरल से 5, महाराष्ट्र से 5, तमिलनाडु से 8, उत्तर प्रदेश से 6, पश्चिम बंगाल से 5, ऐसे वो पढ़ते गए। इससे लगता है कि 100 टॉपर्स देश के 12 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से आए। इसके बाद बहस शुरू हुई जो सेंटर चेंज करने को लेकर थी। दरअसल जब नीट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो एक प्रत्याशी ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई कि उसे परीक्षा का शहर बदलने का मौका दिया जाए। राजस्थान हाईकोर्ट ने अभ्यर्थी को अनुमति दी और एनटीए ने 9 से 10 अप्रैल का एक दिन मुकर्रर किया कि उस वक्त अभ्यर्थी अपना परीक्षा का शहर बदल सकें। लेकिन इस समय एक अजीब बात हुई। आरोपों के मुताबिक इस समय एक अभ्यर्थी ने परीक्षा का शहर तो बदला ही, 15,000 और लोगों ने शहर बदलने का आवेदन कर डाला। आज अदालत की सुनवाई में यह बात भी उठी। सीजीआई ने क्या कहा उस पर आने से पहले कोर्ट रिपोर्टर्स से समझते हैं कि मसला क्या है। ये सेंटर चेंज करने को लेकर कोर्ट ने पूछा
कि आखिर सेंटर चेंज क्या, छात्र जब ऑनलाइन पर्चा भरता है, फॉर्म भरता है, तो वो सेंटर सेलेक्ट करता है या फिर वो शहर सेलेक्ट करता है। इस पर एनटीए की तरफ से कहा गया कि कोई भी छात्र तीन शहर सेलेक्ट करता है और सेंटर सेलेक्ट करने का अधिकार उसे नहीं है। एनटीए जब उनका हॉल टिकट जारी करता है यानी एडमिट कार्ड जारी करता है, तो उसमें 2 या 3 दिन पहले वो सेंटर सेलेक्ट होते हैं और ये पूरा अधिकार एनटीए का होता है। न छात्र को न किसी को भी पता नहीं होता कि किसका सेंटर कहाँ होगा। हालांकि वो 3 शहरों में कौन से शहर में होगा, उस शहर में कौन सा सेंटर होगा, ये सारी चीजें एडमिट कार्ड के जरिए ही पता चलती हैं। और 3 दिन का समय इसलिए होता है ताकि वहां तक छात्र पहुंच सकें। इसको लेकर भी सवाल उठाए गए कि बिहार के, उड़ीसा के, झारखंड के छात्र गोधरा के एक पर्टिकुलर स्कूल में क्यों गए और वहीं जाकर उन्होंने एग्जाम क्यों दिया। इस बीच वहां पर एक और मसला उठा हरियाणा के बहादुरगढ़ का, उसमें भी सवाल उठाए गए कि वहां भी ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, वहां भी पेपर लीक होने की बात कही जा रही है। लेकिन सरकार ने, एनटीए ने उसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिहार के हजारीबाग में जरूर ये ब्रीच हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। लेकिन कोर्ट ने इस पर यह सवाल पूछा कि याचिकाकर्ताओं से सवाल पूछा कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि 7:30 बजे क्वेश्चन पेपर निकलते हैं, 8:20 पर यह कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ और सॉल्वर गैंग ने उसे सॉल्व भी कर दिया। तो 45 मिनट में छात्रों को सवालों के जवाब सॉल्व करके और उनको जवाब रटा भी दिए गए। ऐसा कैसे हो सकता है, ये चीज कोर्ट के गले नहीं उतरी। सोमवार को होने वाली सुनवाई में अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें क्या क्या तर्क, क्या क्या दलीलें और क्या क्या सबूत लेकर याचिकाकर्ता आते हैं। अब जानते हैं कि सीजीआई ने कहा क्या। हमें 2 चीजें पता करने की जरूरत है। सीजीआई कहते हैं कि एक, जब हाईकोर्ट का आदेश एक अभ्यर्थी को लेकर था तो 15,000 लोगों के लिए करेक्शन का विंडो कैसे खुला। दूसरा, इन 15,000 लोगों में से कितने लोगों ने चयनित 1,08,000 लोगों में जगह बनाई। तुषार मेहता जवाब देते हैं कि इन 15,000 में से कुल 44 लोग ही 1,08,000 लोगों में आ पाए, यानी सिलेक्ट हो पाए। इसके बाद अदालत में नीट के क्वेश्चन पेपर्स की सुरक्षा को लेकर बहस हुई। याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस से एसबीआई और कैनरा बैंक तक पेपर पहुंचाने में प्राइवेट कुरियर का सहारा लिया गया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पेपर की सुरक्षा के लिए 7 स्तरीय व्यवस्था थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि ई रिक्शा में पेपर गए थे जो प्रिंसिपल ने रिसीव किए। इसकी तस्वीर और वीडियो भी वायरल हुए थे। इसके बाद बिहार पेपर लीक पर बात हुई। सीजीआई ने कहा कि बिहार पुलिस के मुताबिक 5 मई की सुबह हल किया हुआ पेपर स्टूडेंट्स को याद कराया गया, रटाया गया। इसका मतलब है कि 5 मई के पहले ही पेपर हल कर लिया गया होगा, यानी पेपर लीक 4 मई की रात के पहले हुआ। अब सवाल यही है कि पेपर लीक हुआ कब। सीजीआई इसके बाद कहते हैं कि 2 संभावनाएं हैं। एक, पेपर लीक तब हुआ जब पेपर बैंक पहुंचे ही नहीं थे, यानी 3 मई के पहले। या 2, पेपर लीक तब हुआ जब पेपर बैंक से निकलकर परीक्षा केंद्र की ओर रवाना हुए। एक और संभावना है कि लीक तब हुआ जब पेपर बैंक में ही थे। याचिकाकर्ता ने इस बात में जोड़ा कि पेपर लीक तब भी हो सकता है जब वो कुरियर कंपनी जैसे प्राइवेट हैंड्स में थे। इसके अलावा सुनवाई में क्या हुआ, हमने पूछा कोर्ट रिपोर्टर्स से। की प्रमुख बातों में अगर हम बात करें तो सॉलिसिटर जनरल एनटीए की तरफ से लगातार ये कहते गए कि कोई लीकेज नहीं हुआ है, क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ। सिक्योरिटी ब्रीच जरूर हुई है, लेकिन वो हजारीबाग में हुई है। हजारीबाग के तार पटना से जुड़े हुए हैं। लेकिन चीफ जस्टिस यही जानना चाह रहे थे कि उसकी मामले की तह में जाना कि आखिर कितने लोगों को इसका लाभ हुआ है। सरकार की तरफ से, एनटीए की तरफ से कहा गया कि जहां जहां सिक्योरिटी ब्रीच हुई है उससे लगभग 150 से 200 लोगों को इसका फायदा हुआ होगा, लेकिन वो बहुत मामूली है। कोर्ट ने पूछा, इसके अलावा एक और बात थी कि आपने विंडो 2 दिनों के लिए क्यों खोला जब एक छात्र का मामला था, 15,000 छात्रों को एंट्री दी। इस पर भी ये कहा गया कि चूंकि संख्या ज्यादा थी इसलिए हमने 2 दिन विंडो खोला रजिस्ट्रेशन के लिए, और उसमें से 14,000 से ज्यादा छात्र नाकाम हुए। उसमें से कुछ चंद छात्र ही क्वालिफाई कर पाए हैं इसमें। और इसके साथ ही अब कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सोमवार को अगली सुनवाई होगी। सोमवार की सुनवाई निर्णायक होगी, यानी लंच तक हो सकता है कि सुनवाई पूरी हो जाए और इसको ऑर्डर रिजर्व कर लिया जाए। शनिवार दोपहर 12 बजे तक कोर्ट ने बिहार पुलिस को, बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को, ईओयू को अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने को बोला है। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि एनटीए जिन केंद्रों पर सिक्योरिटी ब्रीच की या लीकेज की बातें हो रही हैं, वहां कितने छात्रों ने इम्तिहान दिया, कितने छात्र पास हुए, उन्हें कितना नंबर मिला, इन तमाम चीजों का डेटा शनिवार 12 बजे तक दाखिल करने को कहा है। और सोमवार को जब सुनवाई होगी तो न केवल ये डाटा होगा बल्कि बिहार पुलिस और बिहार ईओयू की
रिपोर्ट भी साथ में होगी। इसी बीच कोर्ट को सीबीआई के जो सीलबंद रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट है, उससे भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आज की सुनवाई के बाद सीजीआई ने हुक्म पास किया, शनिवार दोपहर 12 बजे तक एनटीए परीक्षा का पूरा नतीजा अपलोड करें। यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट की बात हो रही है। नतीजों में ध्यान रखा जाए जारी करने में कि किसी स्टूडेंट की पहचान न जाहिर हो। ये नतीजे केंद्रवार होंगे और अभ्यर्थियों को संपूर्ण अंक छापे जाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे होगी ताकि दोपहर तक बहस खत्म की जा सके। आज जब सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी तब भी ललन टॉप आप तक जरूर लेकर आएगा डिटेल्स। आज बड़ी खबर में बात यहीं तक, अब सुर्खियों की ओर चलते हैं। पहली सुर्खी गोंडा रेल हादसे से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहाँ गोरखपुर से होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के करीब 10 डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कम से कम 4 यात्रियों की मृत्यु की खबर है, कई लोग घायल हैं। हादसे की खबर मिलते ही रेलवे के कई उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है और जो जिला प्रशासन है संबंधित जिले के और आसपास के जिलों को उनको अलर्ट रहने को कहा है। रही बात रेस्क्यू की, तो डिब्बे में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला जा रहा है। हादसे को लेकर रेलवे ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेलवे अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन की टीम भी मौके पर है। मेडिकल टीम्स को भी बुलाया गया है। हादसे के बाद इस रूट पर चलने वाली ट्रेन का आना जाना बाधित है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। सूत्रों ने वैसे दावा किया है कि लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज़ सुनी और रेलवे साजिश के एंगल की भी जांच कर सकता है। ये सूत्रों का दावा है। अगली सुर्खी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर से जुड़ी हुई है। मनोरमा जी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुणे ग्रामीण पुलिस ने रायगढ़ में उन्हें हिरासत में लिया और रायगढ़ के पास महाड़ में एक होम स्टे में ठहरी हुई थी। इंडिया टुडे से जुड़े ओमकार बाबले की रिपोर्ट के मुताबिक मनोरमा खेड़कर के खिलाफ जमीन विवाद में मामला दर्ज किया गया है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिस वीडियो में उनके हाथ में कुछ दिख रहा था जिसे लोगों ने कहा कि तमंचा है और ये भी कहा कि वो धमका रही थी इससे। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने मनोरमा और उनके पति दिलीप खेड़कर के साथ 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपने और अपने को ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।